आप YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपको आज रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण भाग बता रहा हूं। ऐसा पार्ट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके वीडियो मैंने पहले भी एक बार डाला था, लेकिन आज जो मैं दे रहा हूं वो भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने एक बार देख लिए तो इसे एक बार और देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये बहुत पहले मैंने आपको दिया था ये इसके बारे में बातें, जो रेडॉक्स के एक प्लेलिस्ट में है शामिल। आज बहुत ज़रूरी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है, ये जानेंगे। इसका महत्व क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले ये समझे कि हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखा था। फिर हमने ये देखा था कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे ज्ञात करते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने जो ज्ञात किया था स्टैंडर्ड कंडीशन में एसटीपी पर जो ज्ञात किए थे, वह होता है मानक मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कहा था 0 है। लेकिन किस कंडीशन में, अपचयन के लिए देखे थे कि ऑक्सीडेशन के लिए देखे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहां पर ध्यान देंगे। हम इस रिएक्शन को देखें, N प्लस उसका चार्ज है, N टाइम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो M मेटल बनता है या एलिमेंट बनता है। इस टाइम जो रिएक्शन हो रही है वो रिडक्शन है, यानी अपचयन है। तो अपचयन की क्रिया के समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्राप्त होता है, जिसको हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आधार लेकर के हमने प्राप्त किया था, उस वैल्यू को हमने कहा है मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहां पर उसी के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए जो वैल्यू हमें प्राप्त होता है, उसी क्रम में उन तत्वों को अरेंज कर देंगे। जो सीरीज, जो श्रेणी प्राप्त होती है, उस श्रेणी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। हमने क्या कहा आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। विभिन्न एलिमेंट्स के, तत्वों के जो मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्राप्त होता है, जब उसमें अपचयन की क्रिया होती है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो प्राप्त होता है, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो प्राप्त होती है, उस वैल्यू को के क्रम में, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में, इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज करते हैं। जो सीरीज प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, या जो क्रम प्राप्त होता है, उस क्रम को, उस ऑर्डर को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। समझ में आया आपको? क्या कहा मैंने? दोबारा देखो, बोलने आना चाहिए, समझने आना चाहिए। समझना एक बात होता है, रटना एक बात होता है, सीखना एक बात होता है। अगर आप सीख जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले की अगर वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपको ये बात एकदम क्लियर नहीं होगी। अगर आप इससे पहले की वीडियोस देखे हैं तो आप बिल्कुल उस पर अमल करिए, और नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप तुरंत इस चैप्टर के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले वीडियो से स्टार्ट करिए। आपको एक एक चीज़ समझ में आने लगेगा और बातें एकदम क्लियर समझ में आने लगेगा। मैं एकदम एडवांस पे क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपके बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर एडवांस में जाने से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए आप मेरी जैसे वीडियो भरती जाएगी, बेसिक वीडियो कंप्लीट होते जाएगा, आगे जाकर के मैं एडवांस टू एडवांस वीडियो बनाते जाऊंगा। शुरू से मैं कोई एडवांस वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। चलो देखें, मैंने कहा तत्वों को उसके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दें, तो जो क्रम प्राप्त होता है, जो श्रेणी प्राप्त होता है, उस श्रेणी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये जो श्रेणी है, इसमें कुछ बातों पे ध्यान दें। लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैंने यहां पर जो एलिमेंट्स लिखा है वो जो आपके बुक में लिखे हुए एलिमेंट्स के ही ऑर्डर में है, लेकिन उसमें काफी एलिमेंट्स को लिखा गया है और इसमें मैंने कुछ ही एलिमेंट्स को रखा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने बाकी चीज को छोड़ दिया, मतलब आपने पढ़ाया नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जिन एलिमेंट्स की ज्यादा आवश्यकता होती, बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद ये एक एनालाइज किया मैंने कि वो क्वेश्चन, वो एलिमेंट्स को मैं यहां पर लाइनअप कर लगाऊं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, जिनके आपको वो क्रम या वो ऑर्डर आपको याद हो जाए, तो आपको एक फायदा हो जाएगा
कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है या कौन सी रिएक्शन जो है हो रही है, इसकी संभावना क्या है, या मैंने आगे जाके बताने हैं आपको, तो क्या एप्लीकेशन से वो बताऊंगा अभी, तो उनके जवाब देने के लिए ये सीरीज बस याद रहे, उसका वैल्यू ना दिया गया हो तो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, उन्हें बता पाएंगे। जैसे एक छोटा सा रिएक्शन की बातें बताता हूं, चलो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, जिंक की रिएक्शन CuSO4 सॉल्यूशन के साथ होगा कि नहीं होगा, और इसी तरह से Cu का रिएक्शन ZnSO4 सॉल्यूशन के साथ होगा कि नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन लिया गया है, एक्वस सॉल्यूशन है, जेली विलियन है, और उसमें हमने जिंक रॉड डाल दिया, सॉलिड है, रॉड डाल दिया, टुकड़े डाल दिए या उसका डस्ट डाल दिए। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा, और होगा तो क्यों होगा, इसका पूरा जवाब आपको यही सीरीज देती है। और उसमें कैसे होगा तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अगर रिएक्शन आप सोच रहे हो कि इसमें रिएक्शन ऐसे होगा सर कि जिंक जो है कॉपर को हटा दिया तो ZnSO4 बन जाएगा प्लस Cu अलग हो गया, यहां पर आप सोचेंगे सर यहां पर कॉपर जो है जिंक को हटा देगा और CuSO4 बनाएगा प्लस जिंक निकल जाएगा। तो आपको मैंने कोई कंपाउंड दिया, कोई रिएक्शन दिया, कोई कुछ सब्सटेंस दिया और आपको रिएक्शन कराने के लिए बोल दिया, आपने करा दिया, देखा रिएक्शन ना, ये देखिए कि क्यों हो रहा है, कैसे होता है, होगा भी कि नहीं होगा, ऐसा डिसीजन नहीं लिए, तो पूरी डिसीजन लेने की पावर आपको मिल जाती है इस सीरीज से। इसलिए इस सीरीज को याद कराने के लिए मैंने एक कोड बताया था, एक ट्रिक बताया था, लीना के काना मांगे आलजन वाला। तो आप उस सीरीज को याद कर लीजिए, शुरू से याद करा रहा हूं मैं आपको। लीना के काना मांगे आलजन, लीना के काना मांगे आलजन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इला आज, पारा ब्रेड कल सोना फिर कभी। ऐसे मैंने आपको याद कराया है, तो उनको आप याद कर लीजिए। उस सीरीज को याद करना बहुत जरूरी है, तो मैंने जितनी जरूरत की है उसी को मैंने करा रहा। तो पहले समझेंगे बातें, यहां पर हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होती है नेगेटिव होती है। हाइड्रोजन के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव होता है। जितना हाइड्रोजन से ऊपर जाती जाएगा उतना निगेटिव होती जाएगी, मतलब वो वैल्यू उतनी छोटी वैल्यू होती जाएगी। तो लिथियम की सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है फ्लोरीन का 2.87 वोल्ट, जबकि इसका कितना है -3.05 या -3.04 वोल्ट। हाइड्रोजन का कितना 0। सबका याद करने की जरूरत नहीं है। अगर जिंक का याद करना चाहते हो, वैसे भी क्वेश्चन में रहेगा, अगर वैल्यू अगर दिया गया हो तो कोई जरूरत है, किसी कैलकुलेशन की जरूरत हो तो वो कैलकुलेशन वैल्यू उसमें आपके क्वेश्चन में रहेगा, न्यूमेरिकल में रहेगा, इसलिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। बस ये याद रखना कि कौन ऊपर है कौन नीचे, ये जान ले। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसके बारे में मैं आपको बातें करूंगा, तब तक के लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन रहना चाहिए। चलो देखें। अब आपको ये बता दें, जैसे यहां पर जिंक के लिए ये वैल्यू है कुछ ऐसा, एक रिएक्शन है जिंक के लिए +2 2 इलेक्ट्रॉन लेता है Zn, और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमको मिल रही है जिंक का, वो मिल रहा है हमें -0.76 होता है, ये दिया गया है। अगर यही चीज बोला गया है, उल्टा दिया गया हो, यानी जब भी आपको किसी रिएक्शन में ऐसा दे दिया गया हो वैल्यू जिंक का कि Zn +2 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाल दिया, तो Zn की वैल्यू दे दिया गया है +0.76। तो बिल्कुल अगर अपचयन की कंडीशन में नेगेटिव वैल्यू आती है तो ऑक्सीडेशन की स्थिति में इसमें प्लस वैल्यू आएगा, जस्ट अपोजिट इसका मान होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपोजिट होगा। तो जब भी किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया जा रहा हो और उसमें जैसे मान लो जिंक का ऐसे बताया गया, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतनी है, दूसरे एलिमेंट का कुछ और बताया तो इसका इस रिएक्शन के लिए इतना बताया गया, अगर रिएक्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा कि किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ऑक्सीडेशन में है, उसको आपको करना पड़ेगा रिडक्शन में। तो कैसे ये संभव है, कैसे करेंगे, ये सब क्वेश्चन आपके पास आएगा। पहले तो क्वेश्चन के टाइप को समझ लें। तो अब अभी तक आप कंफ्यूज हैं, अभी तक आपको प्रॉब्लम्स है, तो सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे करके मैं दूर करते जाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले समझे, अपचयन के लिए ये
जब किसी आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है या किसी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण की जाती है जैसे यहाँ पर, तब उस कंडीशन में रिएक्शन में अपचयन होता है, तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आती है उसकी वैल्यू को यहाँ पर रखा गया। मतलब ये सीरीज है मानक अपचयन विभव श्रेणी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज। क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज। तो ये जो वैल्यू क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मानक, रिडक्शन यानी अपचयन, मानक अपचयन विभव है, ध्यान रखिएगा। तो जितना हो सके मैं आपको इजी वे में बताने की कोशिश करूं, धीरे धीरे बताने की कोशिश करूं, आप बस मेरे साथ रहिए। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहली विशेषता यह समझेंगे कि इन तत्वों की जो ऑक्सीकरण क्षमता होती है, यानी ये जब किसी दूसरे तत्व के साथ आते हैं तो किसकी ऑक्सीकरण क्षमता यानी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है वो किस तरह से बढ़ता है। देखें, ऑक्सीकरण क्षमता ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ता है, यानी ऊपर वाले तत्व की तुलना में नीचे वाला प्रबल ऑक्सीकारक है। तो अपोजिट बात होगी, अपचयन क्षमता ऊपर वाले की ज्यादा होती, नीचे वाले की कम होती है। मतलब अच्छा अपचायक कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा। अच्छा ऑक्सीकारक होगा कौन सा? नीचे वाला होगा। आप जानते हो फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है, क्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है, क्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीकारक होता है फ्लोरीन। अब अपचायक की बात करेंगे तो लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है। तो जो अपचयन करा सकता है उसकी अपचयन क्षमता वो कौन होगा? नीचे ऊपर वाला आसानी से और ज्यादा प्रबलता से अपचयन करा सकता है किसी रिएक्शन में, लेकिन नीचे वाला ऑक्सीकरण करा सकता है। आपने सेल बनाए थे और 2 हाफ सेल लिए थे, एक में जिंक आयन का सॉल्यूशन था, एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरे में कॉपर आयन का एक्वस सॉल्यूशन था। इस पर हमने जिंक इलेक्ट्रोड डुबा दिए सॉलिड, इस पर हमने कॉपर इलेक्ट्रोड डुबा दिया, दोनों के बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। इससे एक कंप्लीट सेल का निर्माण हो गया। अब दोनों को बाहरी परिपथ से आपस में जोड़ दिए वोल्टामीटर लगा करके। अब हम यहां पर पता लगाएंगे इस आधार पर कि कहां पर कौन सी रिएक्शन होगी। लिखा गया है नीचे वाला प्रबल ऑक्सीकारक है, नीचे ऊपर वाला प्रबल अपचायक है। तो चलो यहां पर देखें, जिंक और कॉपर, ऑक्सीकरण क्षमता नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। मतलब नीचे वाला क्या चीज है? ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऊपर वाला अपचायक है, यानी जिंक अपचायक का काम। इन दोनों में एक दूसरे की तुलना करेंगे तो ऊपर वाला अपचायक का काम कर रहा है, जिंक। कैसे? देखो यहीं पे जिंक कहां पे है? ये एलिमेंट है, और कॉपर का है नीचे है। तो दोनों की तुलना कर रहा है, तो एक दूसरे की तुलना करा जाएगा यहां पे। तो जिंक किस तरह काम करने लगे? अपचायक की तरह काम करेगा, और कॉपर ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। और आप ये भी जानते हैं जो ऑक्सीकारक होता है उस पर अपचयन की क्रिया होती है। चलो ये ऑक्सीकारक है, तो इसमें कौन सी रिएक्शन होगा? रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। तो इस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा। ऊपर वाला कौन सा है? अपचायक है, तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती। तो अब देखो इसमें ऑक्सीकरण होगा। तो जिंक पर ऑक्सीकरण का क्या मतलब हुआ? देखो, जिंक धातु Zn+2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। ये जिंक सॉल्यूशन में आने लगती है। तो उस जगह पर इस चीज की जानकारी नहीं थी, उस जगह पर इस चीज की जानकारी नहीं थी। आज उस चीज की जानकारी हो गई है कि यहां पर ऑक्सीडेशन ही होगा, क्योंकि दोनों की इस सीरीज के अनुसार तुलना होता है।
दूसरी जगह नीचे आए तो कॉपर पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, सॉरी ऑक्सीकारक है तो अपचयन होगा। अपचयन मतलब क्या हुआ, इस जगह पर Cu+2 आयन है, इस इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होती, क्यों, यहां पर ऑक्सीकरण हुआ, जिंक यहां पे सॉल्यूशन में आ गया Zn+2 के रूप में, और इलेक्ट्रॉन की काफी मात्रा इस जगह पे आ गई, तो ये नेगेटिव हो गया है, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करने लगती है। इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा बताई जाती है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन कहां हो गया, इस जगह पे आ गया। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल अब इस जगह पे बढ़ेगा तो किसको आकर्षित करेगा, Cu+2 आयन को आकर्षित करेगा। और ये Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और बना लेता है Cu मेटल। तो इस तरह से इसके ऊपर Cu मेटल जमने लगता है, और इस जगह पर ये कॉपर आयन जो है, सॉरी जिंक जो है वो धीरे धीरे पतली होती जाती है। ये रिएक्शन हो रहा है यहां पे। तो ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेट करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जितनी गहरे में पढ़ना चाहते हो, जितनी गहराई में पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा आपको इससे फायदा मिलेगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, बहुत सारे जो MCQs है बनाने में आपको मदद मिलेगा। सो इसको आप धीरे धीरे करते जाइए, एक एक बातों को दोबारा तिबारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं फिलहाल। और आपको क्या मिला यहां पर, ऑक्सीकरण इस जगह पे हुआ, जिस जगह पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड का काम करता है, तो इसका मतलब ये हुआ जिंक यहां पर एनोड का काम कर रहा है। और यहां पर कॉपर जो है वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो ये कैथोड का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को आयन ग्रहण कर रही है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहां का इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो आप कई तरह से सोच सकते हैं। अब क्या क्या आपने देखा उसे देखिए। ऊपर वाला ऑक्सीकरण क्षमता अधिक होती है, नीचे वाले की अपचयन क्षमता अधिक होती है। अब तीसरी बात है, ऊपर वाले पर कौन सी रिएक्शन हो रही, देख लो, ऑक्सीकरण, तो ऊपर वाले पर रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। जबकि नीचे वाले पर, चौथा नंबर आया, नीचे वाले पर कौन सी रिएक्शन हुआ, तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण। मैं इसको अब मिटा दूं, सारी बातें आपको क्लियर हो गई है, तो एक बार और बता देता हूं। ऊपर वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण, नीचे वाले इलेक्ट्रोड पर ऊपर वाले पर ऑक्सीकरण होगा, नीचे वाले पर अपचयन होगा। और क्या हो रहा है देखो जरा, तो ऊपर वाला जो अगर एनोड का काम, ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करेगा, जबकि नीचे वाला जो आएगा जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड का काम करेगा। ये भी क्लियर हो गया। तो मैं इसको अब मिटा देता हूं, ये सारी बातें यहां पर आपने समझ लिया है। अब इस सीरीज को समझते हैं, इसके एप्लीकेशंस को समझते हैं। तो अभिक्रिया क्या होगा जरा देखें, रिएक्शन क्या होगा। इस सीरीज में ऊपर वाले पर ऑक्सीडेशन होगा, जबकि नीचे वाले पर रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। तो इलेक्ट्रोड की बात करें तो कौन सा इलेक्ट्रोड का काम करेगा, इलेक्ट्रोड अगर बनता है तो उस कंडीशन में ऊपर वाला जो है एनोड का काम करेगा और नीचे वाला कैथोड का काम करेगा। इस आधार पर हम ई सेल की गणना कर सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहां पर अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं तो देखो, ई कैथोड कॉपर, ये ई नॉट एनोड हो गया जिंक, और ये क्या काम करेगा कॉपर, ई सी का काम करेगा। और इसकी वैल्यू जो होती है वो भी बता देता हूं, +2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कॉपर धातु बनता है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट। तब इन दोनों वैल्यू को यहां पर रखेंगे उसी सेल में, तो कितना वैल्यू आता है देखें तो, ई कैथोड की वैल्यू कितना बता रहा है, 0.34 प्लस में है, माइनस, और इसका माइनस वैल्यू 0.76। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1.10 वोल्ट। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल होगा 1.10 वोल्ट। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है। तो इस तरह से किसी सेल का ईएमएफ भी ज्ञात कर सकते हैं इसी के आधार पर। रिएक्टिविटी
यानी क्रियाशीलता, क्रियाशीलता देखें, दो एलिमेंट्स में कौन ज्यादा क्रियाशील है ये बताते हैं। तो देखिए यहां पे मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु में क्रियाशीलता जो है इस ऑर्डर में दोनों अलग होता है। यह ध्यान रखिएगा, मेटल में ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील होगा और नीचे वाला कम होगा। नॉन मेटल में नीचे ऊपर वाला कम क्रियाशील होगा, नीचे वाला ज्यादा क्रियाशील होगा। तो इसका क्या फायदा होगा, कोई रिएक्शन होने की संभावनाओं को हम बता सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था, जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करा रहे हैं और कॉपर की रिएक्शन जिंक सल्फेट से करा रहे हैं। तो दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी वो देखें। एक और रिएक्शन बताता हूं, NaCl की रिएक्शन आयोडीन से करा रहे हैं और Na की रिएक्शन Cl2 से करा रहे हैं, क्लोरीन से करा रहे हैं। मैं रिएक्शन वर्चुअली लिख देता हूं, दोनों रिएक्शन, चारों रिएक्शन लिख देता हूं। हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो इन दोनों में क्या खास बात है। इसमें कंपेयर किसी जिंक धातु से रिएक्शन करते, तो धातु और धातु के बीच में कंपेयर करेंगे ना, इसमें भी कॉपर और जिंक के साथ। इसमें क्या होगा, सोडियम दोनों में कॉमन है, तो अंतर किस चीज के, क्लोरीन और इसके बीच में। तो ये अधातु है तो अधातु के साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि यही रिप्लेस होगा। अब देखो जिंक और कॉपर में सबसे पहले ये देखें कि ये क्या चीज है, दोनों धातु है, मेटल है। मेटल में क्या होगा, इस सीरीज में जो जिसकी वैल्यू नेगेटिव है यानी जिसकी वैल्यू कम है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू कम है, वो ज्यादा क्रियाशील होता है। जैसे कि मैंने बताया ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील है। तो यहां पर आप देखेंगे जिंक और कॉपर में क्रियाशीलता जिंक की ज्यादा है। तो जो चीज ज्यादा क्रियाशील होता है वो कंपाउंड में से उस कम क्रियाशील वाले को रिप्लेस कर देता है। तो यहां पर जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा क्योंकि ज्यादा क्रियाशील है जिंक, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। तो क्या मतलब हुआ कि जिंक जो है इसके साथ आ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो हो गया ZnSO4 बन गया और कॉपर को अलग कर दिया। अब बोल रहे हैं कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील, तो कम क्रियाशील कॉपर जो है जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो कम क्रियाशील है। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी यहां पे कि ये रिएक्शन नहीं हो सकती है, नो रिएक्शन। इधर नीचे आते हैं, NaCl की I2 से रिएक्शन, आयोडीन और क्लोरीन, इन दोनों में क्रियाशीलता की बात करें, दोनों नॉन मेटल है, अधातु है। तो वहां पर देखेंगे आयोडीन यहां पे, क्लोरीन वहां पे है, तो नीचे वाला ज्यादा क्रियाशील होता है, मतलब क्लोरीन ज्यादा क्रियाशील है, I से ज्यादा क्रियाशील क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो है आयोडीन को रिप्लेस करेगा। देखो क्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस करेगा, आयोडीन क्लोरीन को नहीं कर सकता, तो ये नो रिएक्शन हो गया। यहां पर क्लोरीन ज्यादा रिप्लेस किसको, उसके कंपाउंड में से आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, मतलब ये बन जाएगा NaCl प्लस आयोडीन अलग हो जाएगा। बैलेंस कर देते हैं, चलिए ये लो। तो क्लोरीन ने आयोडीन को हटाया और जुड़ गया, तो जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो हटा सकता है। तो किसी रिएक्शन की होने की संभावनाओं को यहां पे दर्शा सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, यहीं पे देखिएगा क्वेश्चन लिखा होता है, वैसे CuSO4 नीले रंग का विलयन बनाता है, ध्यान रखिएगा, नीला सॉल्यूशन है। तो मैं यहां पर लिख दूं, ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो बड़ा गोला छोटा गोला है वो इस बात को दर्शाता है कि ऊपर वाला अधातु की ज्यादा क्रियाशीलता है और नीचे वाले की कम है। ये थोड़ी सिंबॉलिक होता है, इससे क्या होता है कि आपको लंबी लंबी सेंटेंस लिखना नहीं पड़ेगा, उन बातों को आप याद रखेंगे, समझेंगे। चलो इसको मिटाता हूं। यहां पर कैसा क्वेश्चन है उसके बारे में बताता हूं, जगह चाहिए मुझे। प्रश्न ये है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कि नीले रंग का सॉल्यूशन होता है, CuSO4 का नीला विलयन होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। इसमें जिंक का रॉड डुबा दिए या जिंक का प्लेट डाल दिया, तो कुछ समय बाद
वो उसका नीला रंग उड़ जाता है, क्यों? प्रश्न ये है। तो जवाब आपके पास है, जिंक धातु कॉपर धातु से ज़्यादा क्रियाशील है क्योंकि उसके इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू मानक अपचयन विभव का मान कम होता है। जिंक का मानक अपचयन विभव का मान कम होता है, जिस कारण से जिंक धातु कॉपर धातु को रिप्लेस कर देता है, और इस कारण से इस क्रिया होने या यह क्रिया होती है और इस रिएक्शन के कारण जिंक सल्फेट बन जाता है, और यहां पर जो कॉपर होता है नीचे कॉपर धातु के रूप में बैठ जाती है। यानी कॉपर सल्फेट कॉपर आयन होगा तब वो नीला होगा, और कॉपर आयन की जगह वो क्या बन जाता है, कॉपर धातु बन जाए तो उसका नीला रंग उड़ जाता है, क्योंकि जिंक सल्फेट रंगहीन होता है, नमक जैसा होता है, सॉल्ट जैसा होता है। तो आपने यहां पर जो देखा है उसके आगे और कुछ बातें बताएंगे, जरा ध्यान दीजिए। हमने यहां पर इलेक्ट्रोपोटेंशियल देखा, ई नॉट की वैल्यू हाइड्रोजन का आप जानते हैं 0.00 वोल्ट है, लेकिन ऊपर की तरफ जाते हैं तो यह वैल्यू नेगेटिव मिलता है, और नीचे की तरफ आते हैं तो इसकी यह वैल्यू पॉजिटिव मिलता है। विद्युत धनात्मक एलिमेंट और विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट क्या होता है? विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं, नीचे वाले एलिमेंट की तुलना में ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो अधिक विद्युत धनात्मक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद्युत धनात्मक होते हैं ऊपर वाला तत्व, उसके तुलना में नीचे वाला एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अब देखो, आप देख रहे हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है और वो विद्युत धनात्मक है। यस, यहां पे ध्यान देना, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दान करता है वो उस पर धन आवेश आता है। ऐसा कह रहे थे हम यहां पर कि ये M है, और M जब ये सॉल्यूशन में जाके मिलता है तो जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर देता है उनका आयन पॉजिटिव आयन हमें प्राप्त होता है। यह विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रॉन दान करने की जिसमें क्षमता होती है, जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करता है वह विद्युत धनात्मक होता है। तो वो विद्युत धनात्मक तत्व है जो आयन के रूप में विलयन में जाकर के मिल गया, लेकिन उस इलेक्ट्रोड पर, उस जगह पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्राप्त होता है, इलेक्ट्रोड पर जो चार्ज प्राप्त होता है वो नेगेटिव प्राप्त होता है। यानी वो धातु खुद ही, पूरा का पूरा धातु वो नेगेटिव है, परंतु जो आयन के रूप में जा रही है वो पॉजिटिव आयन हो गया। इसी कारण से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, परंतु वो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता अधिक है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बिल्कुल बात क्लियर है। बात अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा वीडियो बैक करके एक बार दोबारा सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए, इसी तरह से नीचे वाला एलिमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जबकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होता है। जैसे कि फ्लोरीन, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके F- बनाती है, और उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो वो कॉपर और जिंक के जो सेल बनाए थे हमने, उस सेल से बात एकदम क्लियर हो जाता है। अब चलिए कुछ और बातें। अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराएंगे, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। हाइड्रोजन गैस किस धातु की क्रिया अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यह भी एक जानने वाली बात है। याद रखेंगे, यह हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका भी निगेटिव है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये कॉपर नहीं है ना, ये कॉपर इस जगह पे नहीं है, ये रॉन्ग हो गया है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक गलती से ये लिखा गया है, ये वाला कॉपर है ना, ये गलती से लिखा गया है, यहां पर कैडमियम है। लीना के काना मांगे आलजन फिर कूद नहीं, यस यस, यहां पर कैडमियम है, वो गलती से हुआ है, उसको आप सुधार लीजिएगा। इस जगह पर वो मैंने गलती से लिख दिया है, यहां पर कैडमियम होगा, ध्यान से याद रखिएगा, उसको सुधार लीजिएगा। चलिए, कॉपर यहां पे है हाइड्रोजन के नीचे,
यहां पर क्लियर हो गया। क्योंकि देखिए जब हम काम करते रहते हैं तो हमें वो बात क्लियर हो जाती है। जब आप ऐसे ही काम करते रहेंगे तो वो बात एकदम क्लियर हो जाएगा। सीरीज बनाते समय हमने जल्दी जल्दी में वो बना दिए होंगे। तो चलो जल्दी ध्यान दो। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करती तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो आप याद रखेंगे वही हाइड्रोजन से ऊपर आने वाला, यानी जिसकी वैल्यू, जिस मेटल की वैल्यू जो है निगेटिव है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू निगेटिव है, वो अम्ल से रिएक्शन करेगा। मैं यहां पर मेटल का लिख देता हूं, ई नॉट की वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर है जिसकी वैल्यू, वही अम्ल से रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, उसकी एसिड से रिएक्शन अगर होता है उस मेटल की, तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस कोई ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। सबसे बड़ी चीज है, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाला जो भी धातु है उसकी अम्ल से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाला जो भी एलिमेंट होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होगा, उसकी अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगा। यह आप याद रखिए। चलिए अब देखेंगे कि किसी मेटल के ऑक्साइड से हाइड्रोजन की अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या उस ऑक्साइड से उस मेटल को अपचयित कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देखें, मैं कुछ ले लेता हूं। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करा रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करा रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करा रहे हैं, या मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उसका करा रहे हैं। तो देखें, इस बात पे ध्यान दें, कॉपर से ऊपर जितने भी धातु है उसके ऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो उसके ऑक्सीजन को हटाया नहीं जा सकता है, नो रिएक्शन, यानी धातु नहीं प्राप्त होगा। मैंने कहा कॉपर से ऊपर वाला जो भी धातु होगा उसके ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराएंगे तो वो धातु प्राप्त नहीं करेगा, उससे धातु को अपचयित नहीं करेगा। लेकिन नीचे की बात करते हैं, जैसे कॉपर है तो कॉपर या कॉपर से नीचे वाले जितनी भी धातुएं हैं उनके ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन गैस से अगर करा दिया जाए तो वो उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा इस तरह से, और वो उस धातु को पृथक कर देगा, धातु को अपचयित कर देगा। तो इस तरह से कि H2O और सिल्वर धातु प्राप्त हो गया। बात समझ में आ गई होगी। इस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर यानी कि हाइड्रोजन से निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला है, यहां पर हाइड्रोजन बस को नहीं देखा, कॉपर से ध्यान रखिएगा। कॉपर या कॉपर से नीचे वाले धातु के ऑक्साइडों की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस उसके ऑक्सीजन को निकाल देता है, मतलब उस धातु को, उस ऑक्साइड को अपचयित करके धातु प्राप्त हो जाती है, धातु हम उसे अलग कर सकते हैं। लेकिन कॉपर के ऑक्साइड यानी कॉपर से ऊपर वाला जितनी भी धातुएं हैं उनकी क्रिया हाइड्रोजन गैस से कराई जाएगी तो हाइड्रोजन गैस को वो रिप्लेस नहीं कर पाए, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, उस धातु को अपचयित नहीं कर पाएगा। मतलब जिंक ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराऊंगा तो जिंक मतलब H2O नहीं बनेगा और जिंक धातु अलग नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण बात है, इस सीरीज का बहुत बड़ी एडवांटेज है। अब इस प्रकार से हमने इस सीरीज को देखा है और इस सीरीज के बारे में हमने जानकारी हासिल किया है। आप अपने नोट्स में देख सकते हैं या मैंने जो अभी बताया उसकी बेस पर अपना नोट्स बनाइए और इनको समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर सॉल्व करते हैं, तो उनके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब में जा कर के विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें। फिर आप YouTube बंद कर दीजिए। फिर इस प्रकार से आप YouTube चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहाँ पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है, इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे ही माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहाँ पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में। तो फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।